नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश। और जैसा कि आप जानते हैं, आज प्रधानमंत्री ने जब कोरोना की बाढ़ आ गई है इस देश में, तो अपील की है कुंभ के संतों से, महात्माओं से कि वह कुंभ को अब रोक दे, कुंभ को प्रतीकात्मक बनाए। लेकिन जरा सोचिए कि यह बात प्रधानमंत्री ने कब कही, जब कोरोना का दूसरा वेव बिल्कुल हमारे सीने पर चढ़ाया है और वह जो है कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। अस्पताल, सरकार के पास अस्पताल नहीं है, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं है, इलाज नहीं है। यहां तक कि श्मशान घाट पर जो मृतक पहुंच रहे हैं उनकी व्यवस्था नहीं है। तो आखिर हम कौन बचाएगा? सरकार का जो पूरा रवैया है, वह रवैया यह बताता है कि सरकार बिल्कुल लापरवाह है। कल का जो आंकड़ा आया है वह पहली दफा है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग बीमार हो रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। इन संक्रमण के पीछे क्या आपको नहीं लगता? जरूर आप बताइएगा हमें। हम लगातार लाइव इसलिए करते हैं क्योंकि आपसे इंटरेक्ट कर सके, आपसे दो बात हो सके और सच की जानकारी हो सके। आप जरा सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी को आज होश आया है कि वह कुंभ के संतों महात्माओं से अपील करें, और वह तब जब उत्तराखंड से लेकर और देश के हर हिस्से में बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव संक्रमित पाए जा रहे हैं। क्या सरकार को इन व्यवस्थाओं का पता नहीं था? जरा सोचिए कि एक साल नहीं, पिछले 7 सालों में जितनी ताकत और ऊर्जा नफरत फैलाने में इन सरकारों ने लगाई है, हिंदू और मुसलमान करने में इन सरकारों ने लगाई है, अगर उतनी मेहनत और ऊर्जा का 10वां हिस्सा भी अगर इन्होंने अस्पताल बनाने में, अगर इलाज करने में, ऑक्सीजन के फैक्ट्रियां खोलने में, उत्पादन केंद्र बनाने में लगा दिया होता, तो क्या हमारे देश में आज जो स्थिति दिखाई दे रही है, मुझे खुद नहीं मालूम कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 2 दिन बाद संक्रमित नहीं होऊंगा और मैं अच्छी स्थिति में रहूंगा, इसकी गारंटी मैं खुद नहीं दे सकता। स्थिति इतनी भयावह है कि लोग भयंकर स्तर पर डरे हुए हैं। और पिछले में सिर्फ शहर थे, शहर संक्रमित हो रहे थे, देहातों में नहीं था। लोग बड़े गर्व से कहते थे कि देहात के लोगों की इम्यूनिटी काफी होती है, लेकिन इस सरकार ने शहर को बचाने की जगह अब देहातों को भी संक्रमित कर दिया है और किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। चुनाव सरकार की मर्जी से हुए हैं, कोरोना का कुंभ और कुंभ का कोरोना सरकार की मर्जी से लगा है। लाख फैलने के बावजूद जब अखाड़ों ने खुद ही अपील करनी शुरू कर दी, जब अखाड़ों ने खुद ही कहना शुरू कर दिया कि हम वापस लेते हैं, तब जाके आज प्रधानमंत्री मोदी ने अखाड़ों से अपील की। एक सरकार जो 56 इंच की है, एक सरकार जो शेर का सीना रखती है, उसकी स्थिति यह है कि देश के 138 करोड़ लोगों की जिंदगी को बिल्कुल मौत के मुहाने पर डाल दिया है। जरा सोचिए कि महानगरों से आप रोज खबरें पढ़ रहे होंगे, हर रोज देख रहे होंगे, महानगरों में ऑक्सीजन नहीं। महानगर कहने का मतलब कोई छोटी जगह नहीं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, इस तरह के अब शहर गिनती में आ रहे हैं। महानगरों में बड़े शहर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, लखनऊ की हालत देखिए। देश के सबसे बड़े राज्य के सबसे बड़े मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्थिति क्या है? वह क्या कर रहे हैं हमारे आपके लिए? वह क्या कर रहे हैं कि वह श्मशानों में दीवार, टीन की दीवारें लगा रहे हैं जिससे कि आप गुजरते हुए सच न देख पाए और अपनी जेब में पड़ी हुई मोबाइल को निकाल कर कोई फोटो, कोई ऑडियो, कोई वीडियो न बना। यानी सरकारें पंचायत चुनाव में, बिल्कुल सही कह रहे हैं मनोज रस्तोगी जी, कि पंचायत चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और पंचायत चुनाव तो एक बात है, आज फिर वोटिंग हो रही है बंगाल में। सारे टीवी चैनल, आप गोदी मीडिया कहें या विरोधी मीडिया कहें, हर चैनल इस समय लगा हुआ है इस प्रचार में कि यहां इतनी वोटिंग हो रही है, यहां इतनी वोटिंग हो रही है। क्या देश को यह मालूम नहीं है कि कुंभ को खत्म होने के बाद और चुनाव के खत्म होने के बाद कोरोना की जो एक महामारी फैलने वाली है, वो अब तक की महामारी से कहीं ज्यादा ताकतपूर्वक फैलने वाली है और वह ज्यादा घातक होने वाली है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं,
लेकिन एक पत्रकार होने के नाते और लगातार मरीजों की सूचनाएं आने की वजह से और जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो बहुत डराने वाली। आप अगर अपने घर में हैं तब भी बहुत डरे हुए हैं, तनाव अलग है, सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। आप सोचिए, जिस सरकार को अस्पताल देना था, इलाज देना था, ऑक्सीजन देना था, एम्बुलेंस देने थे, दवाइयां देनी थी, वह सरकार नफरत और सियासत दे रही है, हिंदू और मुसलमान दे रही है, हमसे आपके जय श्री राम के नारे लगवाती है और हालत यह है दंगा फसाद करवाती है और हमारे ही बच्चों के लिए ऑक्सीजन नहीं है, हमारे ही लोग इलाज के अभाव में एम्बुलेंस के इंतजार में मरे जा रहे हैं, हम खून के आंसू रो रहे हैं और यह सरकारें सत्ता पर सत्ता, सरकार पर सरकार बनाए जा रही है। आखिर इनके लिए कौन लोग जिम्मेदार है? कौन लोग जिम्मेदार हैं? कैसे यह स्थिति बदलेगी? आज प्रधानमंत्री को शर्म आई है कि कुंभ को प्रतीकात्मक किया जाना चाहिए, उन्हीं का बनाया मुख्यमंत्री, गोद में लेके बना दिया तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री। जो आदमी ढंग से बात नहीं करना जानता, विवेक नहीं काम करता है और उसको मुख्यमंत्री बना दिया है, उनकी क्या हालत है? तीरथ सिंह रावत क्या कहते हैं कि कुंभ से कोरोना नहीं फैलेगा, वहां दैवीय शक्तियां हैं और दैवीय शक्तियों की हालत यह है कि देव के दूत खुद ही मरे जा रहे हैं, खुद उन्हें कोरोना हो रहा है। भक्तों को कोरोना तो एक बात है, जो संत महात्मा करोड़ों अरबों का धंधा और व्यापार करते हैं धर्म और ध्वजा के नाम पर, उनको कोरोना हुए जा रहा है, उनको कोई नहीं बचा रहा है। अब प्रधानमंत्री के वो दूत पता नहीं कहां हैं जो कि धूप से कोरोना का इलाज करते थे। आप याद करिए, पिछले साल अश्विनी कुमार चौबे बिहार में, अश्विनी कुमार चौबे बिहार में से सांसद हैं और स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। आपको याद होगा, उन्होंने कहा था धूप से कोरोना का इलाज होता है। अब धूप आने वाली है, गर्मी आने वाली है, जब हमारे यहाँ जाड़ों में कोरोना शुरू हुआ। उनके एक दूसरे सांसद राजस्थान से थे जो भाभी जी पापड़ से कोरोना का इलाज करते थे। एक तीसरे सुरमा थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो गोबर से और गोमूत्र से कोरोना का इलाज करते थे। पता नहीं ये मोदी के छुपे हुए सुरमे इस वक्त कहाँ हैं और वह अपने बाबा रामदेव कहाँ हैं जो चुटकियों में कोरोनिल लेकर आए थे। यह सारे जादू टोना इस समय ध्वस्त हो चुका है और एक साल में जो सरकार को तैयारी करनी थी, एक साल में जो अस्पताल बनाने थे, एक साल में जो कोरोना की भयावहता कम करने के लिए ऑक्सीजन उत्पादन केंद्र बनाने थे, जांच करनी थी, उन सब जगहों पर सरकार चुप रही। ये टीवी चैनल बैठ के मोदी की माया गाते रहे और एक बार सवाल नहीं किया इन्होंने कि ऑक्सीजन के सिलेंडर कहाँ है। कौन नहीं जानता है, कोई भी दुनिया में महामारी आती हो। अभी कल ही हमने एक बातचीत की प्रोफेसर अरुण कुमार से, और शास्त्री हैं, आप सुन लीजिएगा। उम्मीद है कि शाम के 4 बजे वह वीडियो जारी होगा जनज्वार के पेज पर, आप जरूर देखिएगा। वह बता रहे हैं, और पिछली दफा कई इंटरव्यूज हम लोगों ने किए हैं उनके, वह कहते रहे कि एक बार और वेव आएगा, एक बार और तबाही आएगी, लेकिन सरकार चिरंतन मुद्रा में सोई रही। सरकार अस्पतालों को बनाने की जगह पर वह दीदी वो दीदी के नारे लगाती। सरकार की स्थिति यह है कि वह चुपचाप लोगों के मरने के इंतजार में रही। आप जरा सोचिए कि हमारी सरकार में बैठे हुए जो मंत्री हैं, इनके विधायक सांसदों की बात छोड़िए, वह तो रोज जादू टोना करते रहते हैं कोरोना के नाम पर। जो बैठे हुए मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, वह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे इस इंतजार में कि अब कोरोना चला गया है। मानो दुनिया भर में महामारी पेंडेमिक की जो पढ़ाई है, जो उसका अनुभव है, जो उसका आने का तरीका है, उसको वो भूल गए। उन्हें ये नहीं मालूम है कि जिस स्ट्रेन की बात कर रहे हैं वह स्ट्रेन कोई नया नहीं है। बाकायदा चीन ने इस स्ट्रेन को झेला है, बाकायदा ब्रिटेन ने इससे ताकतवर स्ट्रेन को झेला है। और कहा भी जा रहा था, सब कह रहे थे, मीडिया के तमाम सरोकारी लोग, बुद्धिजीवी कह रहे थे, विश्लेषक कह रहे थे, डॉक्टर कह रहे थे, सामाजिक कार्यकर्ता कह रहे थे कि अगर इस देश में कोरोना को रोकने के तौर तरीकों को ढंग से नहीं विकसित किया गया, चेन तोड़ने का तरीका नहीं विकसित किया गया, तो हमारे जैसे गरीब देश में, जहां बुखार का इलाज, जहां खुजली और खांसी का इलाज, जहां बच्चा पैदा होने के दौरान न्यूनतम इलाज नहीं मिल पाता है, जहां मलेरिया और डिहाइड्रेशन यानी
पानी की कमी से होने वाले रोगों का इलाज नहीं है, जिस देश में इन वजहों से लोग मरते हैं, वहां ऑक्सीजन का सिलेंडर दे पाना, आईसीयू दे पाना इस देश के लिए नामुमकिन होगा। इसलिए रोका जाना चाहिए। और इन्हीं बातों की वजह से आपको याद होगा, लोगों ने लगभग 6 महीने का लॉकडाउन अनौपचारिक और औपचारिक झेला है, और अब जिंदगी जब दोबारा शुरू हुई फिर से एक बार फैला है। और उसका कारण जनता नहीं है, दो बड़े कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण कुंभ है, जिसको रोका जा सकता था। सरकार अगर चाहती तो उसको रोक सकती थी। क्या ये आदमी नहीं जानता इस बात को कि इंसान जिंदा रहेगा तभी भगवान भी जिंदा रहेगा। कोई कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, सुअर, बकरी भगवान के लिए, अल्लाह के लिए नहीं बांग देते हैं या मंत्र जपते हैं, बल्कि अगर इंसान जिंदा रहेगा तो भगवान जिंदा रहेगा। अगर इंसान जिंदा रहेगा तो हरिद्वार और नासिक और इलाहाबाद और उज्जैन जिंदा रहेगा, अन्यथा लाशें बिछ जाएंगी इस देश में। और हमारे पास कोई व्यवस्था कहीं भी नहीं, कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है। स्थितियां बहुत भयानक है। अब आपके पास एकमात्र स्रोत और तरीका है कि आप अपने को सुरक्षित रखें। और आप याद रखें कि फिर आप जरूर एक बात सोचें कि आखिर इस देश की सरकारें आप किस लिए चुनते हैं। क्या आपने इस देश की सरकार दंगे और फसाद के लिए चुनी, हिंदू और मुसलमान के लिए चुनी? क्या आपने इस देश की सरकार अपने घर में मौत के सामान सजाने के लिए चुनी, श्मशानों में अपने प्रियजनों को पहुंचाने के लिए चुनी? ये सारी बातें आपके सोचने पर है, क्योंकि ये सरकारें आज जा और कल आ नहीं रही हैं। लोकतंत्र में कम से कम यह सुविधा है कि हर साल बाद अगर तानाशाह कोई बैठ जाता है तो 5 साल बाद बदलने का आपके पास अधिकार और ताकत है। लेकिन जो स्थितियां आप दिखाई दे रही हैं, आप लखनऊ जैसे शहर में गिनती छुपाई जा रही है। और यह बात बड़े बड़े अखबार, मोदी सरकार के पक्ष में लिखने वाले अखबार स्वीकार कर रहे हैं कि कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। दूसरी बात, कोरोना से सिर्फ 1.5 और 2 लाख लोग रोज अब संक्रमित नहीं हो रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि ऑफिशियल आंकड़ों में मई आने तक हम रोज 5 लाख पहुंच जाएं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हम सब के जानने वाले, पहचानने वाले आसपास के लोग बुखारों से पीड़ित हैं, जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनमें कोरोना के लक्षण हैं, लेकिन उनकी कोई गिनती नहीं है। अगर उन सारी गिनती को कर दिया जाए तो प्रतिदिन 5 लाख से कम लोग कोरोना संक्रमित नहीं हो रहे हैं। लेकिन सरकार की उलटबाजी देखिए, जब सरकार को इंजेक्शन लगाना है, जब सरकार को वैक्सीन लगानी है, तो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कोरोना की जांच करो। और 6 महीने पहले से जब लोग कह रहे थे कि हमारे देश में कोरोना का जांच ही नहीं हो रहा है, इन्फेक्टेड लोगों की जांच नहीं हो रही है, इसलिए पता नहीं चल रहा है, तब प्रधानमंत्री चुप थे। यानी उलटबाजियों से भी हम मुश्किलें झेल रहे हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल जो हमने झेली है वह 2 जगह है। एक है चुनाव, पहले बिहार चुनाव कराया, फिर कुछ कम मरीज आ गए थे तो उनको लगा सब खत्म हो गया है। और हर आदमी लेमैन जैसी बात करता है, स्वास्थ्य मंत्री हो या फिर विधायक हो या सांसद हो या कोई नखादा भक्त हो, ये सब एक जैसी भाषा बोलते हैं। ऐसा नहीं कि दिल्ली से और दौलताबाद बैठे हुए जो लोग हैं उनकी भाषा, उनकी समझदारी, उनके विवेक में कोरोना को लेकर कोई फर्क आता हो। सब एक जैसी हालत में है। अगर सब एक जैसी हालत में नहीं होते तो ये पीएम केयर फंड, जिसमें अब तक हजारों करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं, उस पीएम केयर फंड का क्या हुआ? उस पीएम केयर फंड की क्या बत्ती बना ली गई? किया क्या गया? उस पीएम केयर फंड से एक मामूली सी खबर एक दिन एनडीटीवी में आ रही थी, वो भी वेबसाइट पर, कि ऑक्सीजन सेंटर बनाए जाएंगे। उसको पिछले साल भर से जो आपने हजारों करोड़ रुपए दाब के रखे हुए थे, वह क्या पुदीना बोने के लिए रखे गए थे? सरकार से ये बात कौन पूछेगा? जो लोग जय श्री राम के नारे लगाते हैं, जो लोग हर हर मोदी, घर घर मोदी करते हैं, क्या उनके घरों में कोरोना जाने से पहले दरवाजे पर हर हर मोदी और घर घर मोदी का जो स्टिकर आपने चिपकाया था उसकी वजह से रुक जा रहा है? अगर नहीं रुक रहा तो विवेक लगाइए। इस देश की भलाई दंगा और फसाद में नहीं है, अस्पताल और इलाज में है, स्कूल और कॉलेज में है, किताबों और कलम में है। कोई और रास्ता नहीं है बचने का। अगर कोरोना से बचना है तो एकमात्र बचने का तरीका है, और वो ये है कि आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें। सरकार अक्षम हो गई है। दूसरा, सरकार से सवाल करें कि ऑक्सीजन सिलेंडर हमें दो। ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना इस रोग में
जीना बहुत मुश्किल है। हर आदमी की इम्यूनिटी की ये स्तर नहीं है कि वह अपने घर में रह के अपना इलाज कर पाए। ऐसे में जरूरी हो गया है ये सारा पहलू, जिससे कि आप परिचित हो, आप इस बात से परिचित हो कि कोरोना का जो दूसरा स्ट्रेन है यह नौजवानों और बच्चों में जा रहा है। यह बात मैं नहीं बल्कि सभी जानकार, सभी एक्सपर्ट कह रहे हैं। उन एक्सपर्ट के आधार पर आप तक हम ये जानकारी पहुंचा रहे हैं कि यह कोरोना का जो स्ट्रेन है, दूसरा स्ट्रेन कहें, तीसरा स्ट्रेन कहें, भारत का स्ट्रेन कहें, जो इच्छा हो वो कह लें, लेकिन बचे जरूर, क्योंकि यह आपके मासूमों पर अटैक कर रहा है। पिछला वाला बच्चों और नौजवानों पर कम असर करता था, बुजुर्गों पर ज्यादा असर कर रहा है। यानी उसने अपने को डेवलप कर लिया है। आप ये समझिए, उसने अपने को डेवलप कर लिया है। वायरस डेवलप करता है। आपने फिल्मों में देखा होगा, हॉलीवुड की फिल्मों को देखने के अगर आप आदती होंगे, या भारत में भी 2-4 फिल्में बनी हैं जिसमें वायरस अपने को डेवलप कर लेता है। तो इस वायरस ने अपने को डेवलप कर लिया, अपने को मजबूत कर लिया। उस वायरस को छोड़िए, आपके घर में होने वाले मच्छरों को देख लीजिए। एक पहले मच्छर ऑल आउट से भाग जाते थे, मर जाते थे, अब घंटा नहीं भागते। तो इसी तरह की स्थिति कोरोना के वायरस को लेकर है। वह अपने को मजबूत कर लिया है, अपने को रिवाइव कर रहा है, क्योंकि हमारी सरकार अपने को रिवाइव नहीं कर रही है। हमारी सरकार, मोदी जी की जो सरकार है, वह सिर्फ और सिर्फ चुनाव और जुमलेबाजियों में भरोसा करती है। वह नारों में भरोसा करती है, वह घंटा में भरोसा करती है, वह थाली और ताली में भरोसा करती है। संयोग ये गड़बड़ है कि जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ। अच्छा, फायदा सरकारें हमारी थोड़ा सा मंदबुद्धि होने का भी उठाती हैं। माफ करिएगा, मंदबुद्धि एक बुरा शब्द हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों को दिक्कतें होती हैं, तो मैं समझने के लिए कह रहा हूं कि कुछ हमारी जो दिमागी गड़बड़ियां हैं, जो जातिवादी और हिंसात्मक और सांप्रदायिक मानसिकता है, और थोड़ा कम जानकारी है, अंधविश्वास का भी फायदा उठाते हैं। जैसे हम में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो आग जलाओ या क्या फलाना जलाओ या धूप बत्ती करो तो उससे प्रदूषण भागता है, उससे घर के कीड़े भागते हैं, और बड़े जानकार टाइप लोग भी करते हैं। जब इस देश में थाली और ताली बजाई गई तो बहुत सारे ऐसे दावे किए गए, और यह दावे स्वतः स्फूर्त ट्रेनों में, बसों में, मोहल्लों में, राहों में, चाय पानी की दावतों में, दारू की टेबलों पर, हर जगह किए जाने लगे। यानी हमारा जो अंधविश्वास था, जो कि हमारी धूप बत्ती से चलकर और हवन और पूजन से चलकर आया था, हमारी सरकार ने उसको सेट करा दिया, मोदी जी ने सेट करा दिया थाली और ताली में। और थाली और ताली बजाने के बाद हमारे देश की बहुतायत हिंदू जनता को लगा कि इससे कोरोना भाग जाएगा। लेकिन हुआ क्या? आप भुगत रहे हैं, आप देख रहे हैं। हमारे आपके अपने घरों में, जानकारों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों मित्रों में, तमाम जगहों पर लोग अपनी अपनी जगहों पर पड़े हुए हैं। आप उम्मीद करिए, आप दुआएं करिए, और जो भी व्यवस्था हो सकती है, हम लोगों ने भी एक अपील जारी की है जनज्वार की ओर से कि आप हमें जानकारियां दीजिए, हम प्रसारित करेंगे, आपकी मदद की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि मरीज का जो संभव इलाज हो, जो अधिकारी हो उनसे संपर्क किया जाए, उनको टैग किया जाए, यह सूचनाएं लोगों तक पहुंचाई जाए, क्योंकि अब एक दूसरे के हाथ थामने का समय आ गया है। एक असफल और एनार्की, अराजक सरकार से हम अपना समय न गंवाएं, बल्कि हम दबाव डालें सरकारों पर ताकत पूर्वक, चाहे जिस माध्यम से हो सके, कि हमें ऑक्सीजन दिया जाए, हमें आईसीयू बेड दिया जाए, क्योंकि यह देश इन दोनों चीजों से मुश्किल में पड़ा हुआ है। और एक बात जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे श्रोताओं का एक बड़ा हिस्सा देहातों और कस्बों का है, तो इस देश में, जैसे अगर आप उदाहरण के तौर पर समझें, तो इस देश में जैसे अगर आप गोरखपुर मंडल में रहते हैं, बनारस मंडल में रहते हैं, इलाहाबाद मंडल में रहते हैं, तो आप यूं समझें कि बनारस में आपको आईसीयू भले मिल जाए 2, 4, 10, 20 बेड, लेकिन उससे आगे जो अगल बगल की तहसीलें और कस्बे और अन्य जगह हैं जहां करोड़ों लोग रहते हैं, न गोरखपुर में है, न बनारस में, न इलाहाबाद में, न मेरठ में, न कहीं किसी उत्तर प्रदेश से लेकर देश के किसी राज्य में आईसीयू नहीं है। बड़े शहरों में ही है, और वह भी बहुत मामूली है। इसलिए जो इलाज संभव है वह इलाज करें, एहतियातन बरतें, क्योंकि यह सरकार, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार, जुमलेबाजी और चुनावों में व्यस्त है। और यकीन मानिए कि कम से कम कोरोना न जुमलेबाजी से जाएगा, न चुनाव से जाएगा। उसके लिए जो तैयारियां करनी थी, हमारी अक्षम सरकारों ने या विपक्ष की नाकाबिलियत की वजह से नहीं हो पाया। हमारे देश में नए अस्पताल नहीं बने, ऑक्सीजन सिलेंडर उत्पादन वाली जगहें नहीं बनी, और भयंकर संकट के दौर से गुजर रहा है। और दूसरी बात यह भी है कि जो जानकारी आ रही है,
वो लगभग पुख्ता है कि सरकार फिर से एक बार लॉकडाउन लगाने जा रही है, लगाएगी। संभव है कुछ दिनों में लगा दे, अन्यथा 26 तारीख जब आखिरी चुनाव की तारीख है इन 5 राज्यों की, तब लगा सकती है, लेकिन लगाएगी। क्योंकि अगर नहीं लगाती है तो इस चेन को, जो ये नया स्ट्रेन है, उसके चेन को रोकना संभव नहीं है। कम से कम हमारे एक्सपर्ट जो हैं वो जो कह रहे हैं 3 हफ्ते का लॉकडाउन बहुत आवश्यक है। अब देखिए सरकार इस पर क्या कदम उठाती है, यह देखना होगा। लेकिन आखिरी तौर पर बात खत्म करने से पहले मैं आप सबसे ये अपील करूंगा कि आप एक दूसरे की मदद करें। जहां ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है वहां कोशिश करें कि मिले जिनकी जरूरत है, और हर संभव मदद करें अपनी दोस्तों, यारों, मित्रों, रिश्तेदारों के बीच, जिससे कि कम से कम लोग श्मशानों तक पहुंचे, इलाज बेहतर हो। क्योंकि सरकार से कोई उम्मीद फिलहाल नहीं दिख रही है। फिर हम शाम को आपको 9 बजे लाइव कार्यक्रम में एक बार फिर मिलेंगे, हम आपसे बात करेंगे इसी तरह से, इसी तरह के मुद्दों पर। आप जुड़े रहिए, दिन भर का अपडेट लेकर आएंगे, क्योंकि इस समय इस देश में जो सबसे पहला और बड़ा प्रश्न है वह कोरोना से बचाव का है, अपने लोगों को बचाने का है। आप सब लोग जुड़े रहे, आप लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी, हम सबकी प्रतिक्रियाओं पर राय नहीं दे सकते, आप सब जुड़े रहिए। और उम्मीद है कि शाम को फिर एक बार हम लोग गहमा-गहम बातचीत करेंगे, और आपकी जो प्रतिक्रिया आएंगी हम जरूर देखेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम उन चीजों का भी जवाब दें, और बेहतर तरीके से चीजों को आपके सामने रखा जाए, जिससे सही जानकारी आप तक पहुंचे। धन्यवाद आप सबका, नमस्कार।